आतंकवाद के यदि हम जो कारक हैं उन कारकों को यदि हम देखने की कोशिश करें, देश में आज जो हमें आतंकवाद की गंभीर स्थिति दिखाई देती है उसके वह स्थिति उन मूलभूत कारणों को सोचने के लिए हमें बाध्य करती है कि आतंकवाद के जन्म किस प्रकार हमारे देश में हुआ और ऐसी कौन सी स्थितियां जिन्होंने उसे बनाए रखा। तो यदि हम इनको देखें तो अनेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी, न्यायिक और पुलिस प्रशासनिक स्थितियां इस प्रकार की हैं जो कि आतंकवाद को जन्म देती हैं। आतंकवाद से मुक्ति या आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना तभी संभव है जबकि न केवल सतही उपचार का प्रयत्न किया जाए बल्कि आतंकवाद के लिए उत्तरदायी जो मूलभूत कारण है उनकी विवेचना की जाए, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। जैसे शोषण और अन्याय की जो प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है समाज में, उसको दूर करने की आवश्यकता है। देश में सदियों से अन्याय और शोषण हमें होता हुआ दिखाई देता है। हमने सामाजिक, आर्थिक न्याय के केवल नारे लगाए लेकिन उस दिशा में हम कोई ठोस कार्य नहीं कर पाए। विधानमंडलों में भूमि सुधार कानून पारित किए गए लेकिन अनेक कानून केवल कागजों पर ही रह गए और उनका जो प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो उनका नहीं हो पाया। भूमि सुधार कानूनों का लागू न होना नक्सलवादी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है, हम जानते हैं सभी। और ये सच है कि सत्ता के गलियारे में शोषित वर्ग की आवाज़ की कोई चिंता नहीं की जाती और इस प्रकार की जो समस्त परिस्थितियों में आतंकवादी सही या गलत में के रूप में सामान्य जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे आतंकवादी नहीं है बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जुझारू सैनिक हैं। और जब कभी आतंकवादी ऐसा विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं तो आतंकवाद की जो शक्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष हमें दिखाई देता है। शिक्षित बेरोजगारी, समस्त सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान जो आपाधापी है और कुछ अन्य बातों ने शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष उत्पन्न किया है। और आज हमें जो बेरोजगारी की स्थिति है वो बेरोजगारी की स्थिति बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हमें दिखाई देते हैं और इसकी जो बहुत अधिक जो इसका यदि एक बहुत कॉन्क्रीट से एग्जाम्पल हमें देखना है तो हम देखते हैं कि अभी मैं कल ही का न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें आया था कि कांस्टेबल्स की कोई वैकेंसी निकली 5,500 वैकेंसी के लिए और 12.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 5,500 वैकेंसी के लिए 12.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और लगभग 9 लाख लोगों ने उसका एग्ज़ाम दिया और फिर उसमें से एग्ज़ाम्स में शॉर्टलिस्ट हुए। तो हमें जो इस तरह की जब हमें वैकेंसी निकलती हुई दिखाई देती है, आज यूपीएससी का एग्ज़ाम जब होता है या जब स्टेट के एग्ज़ाम्स जब होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, तो उस समय हम देखते हैं कि हज़ार वैकेंसी के लिए 7-7, 8-8 लाख लोग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं। तो जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो बेरोजगारी का चरम स्वरूप है वो हमें वहाँ पर दिखाई देता है। और जब एक चपरासी के पद के लिए नौकरी निकलती है, उस चपरासी के पद के लिए जो अप्लाई करने वाले होते हैं जिसकी की योग्यता 8वीं और 10वीं पास है और उसके लिए हमें जब अप्लाई करते हुए लोग, पीएचडी करे हुए लोग, एमबीए करे हुए लोग और इंजीनियरिंग करे हुए लोग हमें जब उसके लिए अप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए बहुत ही अधिक चिंताजनक स्थिति है और आज हमें ये स्थिति देखने के लिए मिलती है। तो बेरोजगारी की जो स्थिति है वो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा आधार तय करती है। जब नवयुवक यह देखता है कि योग्यता के बावजूद भी अच्छी नौकरी प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन कार्य है, मेहनत, मजदूरी या नौकरी के आधार पर सम्मान और सुविधाजनक जीवन जी पाना बहुत कठिन है, तो और वे ये भी देखते हैं कि तस्करी और नशीले पदार्थों के व्यापारी बहुत मज़े कर रहे हैं, तो वे इन सब चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं और जो आतंकवाद है वो आतंकवाद की चपेट में भी वे धीरे धीरे आ जाते हैं। अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र भंडार की जो बढ़ने का एक प्रमुख कारण है कि भयानक और आधुनिकतम शस्त्र अवैध रूप से प्राप्त कर लेना बहुत आसान हो गया है। पंजाब में आतंकवादियों के पास देशी विदेशी हथियारों की भरमार है। कश्मीर में से लेकर तमिलनाडु तक शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहाँ पर अवैध हथियारों का धंधा न होता हो और इनकी जो आपूर्ति है वह आपूर्ति कहीं पे बाधित होती हो। तो जो हथियार हैं, हथियार के यदि निर्माण पर पूरा नियंत्रण रखा जाए तो और जो शस्त्र भंडार हैं उन शस्त्र भंडारों पर यदि नियंत्रण रखा जाए तो शायद जो खुलेआम हमें जिस तरह का आतंकवाद होता हुआ दिखाई देता है उस पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। शासक और शासित में संवादहीनता की स्थिति और शासक वर्ग की संवेदन शून्यता है वह भी आतंकवाद को बढ़ाने में
महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लोकतंत्र का अर्थ ही ये है कि शासक और जो शासित हैं इनके बीच में निरंतर संपर्क बना रहे और संवेदनशीलता, विश्वास की भावना हो। लेकिन जब ये स्थितियां ऐसी नहीं होती हैं तो जो जनता है वो अपना धैर्य खो देती है। और यदि हम वर्तमान स्थितियों को भी देखें तो भारत में जो शासक वर्ग है उसमें संवेदनशीलता का नितांत अभाव है। राजनीतिक जो उठापटक है उनका सर्वोच्च धर्म है, उनको जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। रजनी कोठारी भारत के शासक वर्ग के संबंध में लिखते हैं कि राज्य और राजसत्ता का अभिजन वर्ग के छोटे से गुट द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनके द्वारा राजसत्ता का प्रयोग अपने ही विशेषाधिकारों और स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो जब ऐसी स्थितियां देश में आती हैं तो जो देश का जो युवा है वो युवा जब राजनीति या देश के जो शासन प्रशासन है जब उसी पर विश्वास नहीं कर पाता तो इस समय जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों की ओर वह अग्रसर हो जाता है और वो अट्रैक्ट हो जाता है उधर की तरफ। दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है। आज राजनीति हमारे पूरे जीवन पर कंट्रोल करती है, पूरे जीवन पर हमें उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। राजनीतिक दलों और राजनीतिक संभ्रांत वर्ग के संबंध में स्थिति ये है कि चुनाव जीतने के लिए वे कोई भी मार्ग अपनाने से नहीं चूकते हैं। राजनीति में संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपराधी और आतंकवादी तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं और शासक दल, विपक्षी दल सभी चुनावी राजनीति के मोहरे के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने की बात सोचते भी हैं और वे करते भी हैं ऐसा। और स्थिति यह है कि केंद्र के शासक दल की रुचि विपक्षी दल की राज्य सरकारों के लिए परेशानियां खड़ी करने और उन्हें गिराने में ही रहती है और इसके लिए नए नए षड्यंत्र किए जाते हैं और इस प्रकार से जो संवैधानिक प्रावधान है उनका दुरुपयोग किया जाता है और जो आतंकवाद है वो आतंकवाद हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है।